प्रशांत किशोर के एक बयान को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, जो उन्होंने पहले चरण के मतदान के बाद कहा, बदलाव का वोट है। तो जो तेजस्वी यादव है, महागठबंधन के लोगों का दावा है, वो कहते हैं कि युवाओं ने जो है युवाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट डाला है। और चूंकि युवाओं के बीच में पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बिहार की कानून व्यवस्था का मुद्दा, ये सब मुद्दे बहुत प्रभावशाली थे कि एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा प्रशांत किशोर उस वोटर को आकर्षित कर रहे हैं जो परंपरागत रूप से एनडीए का वोटर है, लेकिन एनडीए से आप बहुत खुश नहीं है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि सेकेंड फेज में भी इसी तरह की वोटिंग होगी, ऐसे ही बम्पर वोटिंग होगी। लेकिन क्या जमीन पर जदयू के कार्यकर्ताओं और लोजपा के कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच में, समर्थकों के बीच में कोई पुल बना? लेकिन ये एक अवधारणा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक आंतरिक प्रतिस्पर्धा है कि कौन नंबर एक आए। मोकामा की जो घटना हुई, उससे जो जंगल राज का नारा था एनडीए का, वो भी कमजोर हुआ। बिल्कुल। बोले हमारा जो वोटर है, हमारा जो समाज है, वो वंचित तबका है, वो सत्ता से वंचित है, वो आर्थिक सत्ता से वंचित है, राजनीतिक सत्ता से वंचित है, वो भूखा इंसान है। तो उसको सत्ता का संरक्षण चाहिए। वो सत्ता का संरक्षण बीजेपी के साथ जाके मिले या आरजेडी के साथ जाके मिले, लेकिन नीतीश कुमार उसको सत्ता का संरक्षण देते रहे। अब वो सम्राट चौधरी पर अगर दांव लगाएंगे तो बीजेपी का जो वोटर है वही उसको स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल। कि सम्राट चौधरी तो घाट घाट का पानी पी के आगे यहाँ है। तो कहते हैं ना, गुड़ भरा हंसिया न उगला जाए न निकला जाए। कि नीतीश कुमार को डिक्लेयर न करना भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि अपने वोटरों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम नीतीश जी को नहीं ढोएंगे, अपना बनाएंगे। वो नीतीश कुमार का जनाधार है, वो बीजेपी का जनाधार नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए जब नीतीश जी बदलते हैं पाला, तो वो बदल देता है साथ में। अगर जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए और बीजेपी की सीटें इतनी कम हो जाए कि मेजोरिटी से दूर रह जाए और असेंबली यहाँ जैसी हो, तो फिर नीतीश जी को क्या दिक्कत है आरजेडी से बातचीत, चैप्टर खोल के और अपनी सरकार मिलके बनाए और बीजेपी किनारे हो। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हमारे साथ बिहार चुनाव पर चर्चा करने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ संपादक विनोद अग्निहोत्री जी जुड़े हैं। विनोद सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर आपका। सर, पहला चरण बिहार चुनाव का निकल गया और बिहार चुनाव देश के सभी राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जिसके चुनाव में सबका बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो पहले चरण के बाद कैसी मोटी मोटी तस्वीर दिखाई दे रही है? धन्यवाद विक्रांत भाई, पहले तो अपने चैनल पर बुलाने के लिए मुझे अच्छा लगा कि बहुत दिनों बाद आपके साथ हम रूबरू हैं। देखो, जहां तक बिहार चुनाव की बात है, तो बिहार तो हमेशा एक ऐसा राज्य है जो देश की राजनीति का केंद्र रहा है। बिल्कुल। और बिहार से चलने वाली जो हवा है, वो कई बार राष्ट्रीय जो राजनीति है उसको भी प्रभावित करती है। तो बिहार में जो चुनाव हो रहा है इस बार, थोड़ा ये पिछले 2020 के चुनाव से एक अलग किस्म का चुनाव है। 2020 में जब चुनाव हो रहा था तो एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन, महागठबंधन था, जिसमें उन्होंने अपना सारा मोर्चा जेडीयू के खिलाफ ही खोला था। इस बार एनडीए के साथ चिराग पासवान भी उसमें है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, जीतन राम मांझी भी है, और बीजेपी और जेडीयू तो है। तो इस तरह से एक एनडीए का गठबंधन है। दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी, मतलब लेफ्ट फ्रंट, और आपकी जो विकास पार्टी, वीवीआईपी जो है, विकासशील इंसान पार्टी, इंसाफ पार्टी जो है, जो वीआईपी है मुकेश सहनी की, वो है। और एक गुप्ता जी की एक पार्टी है, उसको भी वो भी जुड़ गई है, जो पान के जो किसान हैं उनको लेकर के, व्यापारी है। तो एक तरफ ये महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। चुनाव का पहला दौर हो गया। पहले दौर में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई, मतलब 7-8% ज्यादा वोट पड़ना पिछले चुनाव के मुकाबले, ये अपने आप में एक उत्साहजनक तो है, अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें उतना अच्छा है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है और ये किसके लिए वोट पड़ा? ये बदलाव के लिए वोट है या नीतीश कुमार को फिर से 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोट है? क्या है? इसका विश्लेषण हम सब कर रहे हैं, लगातार हो रहा है। तो पहले तो मैं बताऊंगा ये वोट जो मेरी समझ में इतना वोट परसेंटेज कैसे बढ़ा। एक तो जैसे लोग कहते हैं कि साहब वोट, क्योंकि वोट नंबर ऑफ वोट्स कम हो गए इसलिए परसेंटेज ज्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं।
क्योंकि जो नंबर ऑफ वोट्स कम हुए वो 2024 की लोकसभा चुनाव जो थे और 2025 की जो सूची थी उसके आधार पर कम हुए। लेकिन 2020 में 7 करोड़ 36 लाख वोटर थे और 2025 में एसआईआर के बाद जो वोटर संख्या है 7 करोड़ 42 लाख की है। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 6-7 लाख 8 लाख का फर्क है, 6-7 लाख का। तो परसेंटेज तो वाकई बढ़ा है। एक कारण ये है, बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है जो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इतना जबरदस्त हुआ बिहार में। एक तो 2 साल से वहां से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की शुरुआत हुई। दूसरा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ जब एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी ने अपनी वोट चोरी यात्रा या वोट अधिकार यात्रा इसको कहते हैं वो निकाली। और दूसरा फिर उसके फॉलोअप में बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव ने निकाली। और जब अपोजिशन, जब महागठबंधन की तरफ से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ तो उसका कार्यकर्ता सड़कों पर आया, जगह जगह लोग गए। दूसरा एक बड़ा कारण ये है विक्रांत जी कि जो छठ पर्व चूंकि था तो दिवाली, छठ और उसके बाद इलेक्शन तीनों एक साथ थे। तो काफी जो प्रवासी लोग थे जो बाहर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं बिहार के लोग, वो दिवाली पर आए घर, छठ तक रहते ही हैं जब वो दिवाली पे आते हैं। और उसके बाद वो क्योंकि उसके 5-6 दिन बाद ही चुनाव होना था तो वो रुक गए और उनको लगा कि भाई वोट डाल के जाना चाहिए। और कई राजनीतिक दलों ने भी इसका प्रयास किया कि लोग छठ पे आए और छठ के बाद वोट डाल के ही वापस जाएं। बीजेपी ने भी किया और भी दलों ने किया, महागठबंधन ने भी किया होगा। और अभी तो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वगैरह है उसको तो पता लगा कि स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, यहाँ तक कि पार्टियों ने टिकट तक लिए उनके आने जाने यात्रियों का के, किराया दिया। और किराया दिया और यात्री खुलेआम बाकायदा पार्टियों का पटका डाल करके कह भी रहे हैं कि हम तो वोट देंगे फला पार्टी को। ये सब भी हुआ। और सबसे बड़ा कारण, इन सबसे भी जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि एसआईआर के बाद जो 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे तो बाकी जो वोटर आए उनके दिमाग में ये हो गया कि भाई अगर वोट नहीं डाला हमने इस बार तो अगली बार हमारा वोट कट जाएगा। हमको या तो पलायन मतलब पते पर मिले नहीं इस आधार पर, या मृतकों की श्रेणी में डाल करके वोट कट जाएगा, खतरा है। इसलिए भाई वोट जो है जरूर डालो, इसको भी डालो ये अलग बात है लेकिन वोट डालो जरूर। तो जो लेथार्जी होती थी वोट डालने को लेकर के वो इस बार नहीं रही। और वोट लोग डालने इसीलिए गए कि कहीं उनका वोट कट न जाए, एक डर ये बैठा। और सबसे एक और कारण रहा इसमें कि जो राहुल गांधी ने लगातार जो एसआईआर के मुद्दे को लेकर आरोप लगाया कि लोग, और तेजस्वी यादव ने भी लगाया, पूरे विपक्ष ने लगाया कि तमाम सारे वर्गों के वोट काट दिए जाएंगे, ये हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो लोगों को जिनके वोट थे या लोगों ने देखा कि भाई हमारा वोट है कि नहीं है, भाई चलो मतदान केंद्र, हमारा वोट होगा जरूर डालेंगे। वो अपने आई कार्ड लेकर के पहुंचे मतदान केंद्र, अपने पहचान पत्र लेके, वहां उनका वोट है सूची में, उन्होंने वोट डाला। तो ये सारे कारण थे जिस वजह से बहुत जो है बम्पर वोटिंग हुई और पहली बार विधानसभा चुनाव में इतना ज्यादा वोट पड़ा। अब हम आते हैं इसके निहितार्थों पर कि इसके संकेत क्या है। देखिए देखिए आमतौर पर माना जाता है कि ज्यादा वोट अगर पड़ता है तो शायद बदलाव के लिए होता है। ये एक पुरानी ये धारणा धारणा है पुरानी। हाँ, और बिहार में भी ऐसा हुआ कि जब 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 वोट ज्यादा पड़े तो सरकारें बदली हैं। हालांकि ऐसा भी हुआ है कि वोट ज्यादा पड़े सरकारें नहीं भी बदली हैं। लेकिन अब जो है पिछले करीब 20 साल से ये धारणाएं टूटी हैं कि ज्यादा वोट पड़ने का मतलब सरकार बदले या कम वोट पड़ने का मतलब सरकार न बदले। अब तो आप तमाम राज्यों में देखिए कि ज्यादा वोट पड़ गया तो सरकार बदली भी है और ज्यादा वोट पड़ गया तो सरकार नहीं भी बदली है। कम वोट पड़ा तो सरकार नहीं भी बदली है और कम वोट पड़ा सरकार बदली भी है। तो अब उस तरह की जो एकदम एक दृढ़ मान्यता होती थी वो उसमें वो कमजोर हुई है। लेकिन फिर भी मैं प्रशांत किशोर के एक बयान को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं जो उन्होंने पहले चरण के मतदान के बाद कहा, क्योंकि वो प्लेयर तो है इस खेल में, बिल्कुल इस पूरे चुनाव में वो प्लेयर हैं, लेकिन साथ साथ वो पोलस्टर भी रहे हैं। देश के सबसे बड़े पोलस्टर और रणनीतिकार रहे हैं। तो उनके उनके खाते में कई सफलताएं दर्ज हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा ये बदलाव का वोट है। अब हालांकि उन्होंने तो कहने का मतलब ये था कि उनकी जो पार्टी चूंकि मैदान में है, नई पार्टी है, बड़ी उम्मीदें जगाई हैं तो उसके पक्ष में है। लेकिन उधर तेजस्वी यादव और महागठबंधन उनका भी मानना है बदलाव का वोट है।
लेकिन एनडीए का कहना है, जनता दल यू का, भारतीय जनता पार्टी का, कि महिलाओं ने जिस तरह लाइन में लग करके वोट डाला है और जिस तरह उनका परसेंटेज अभी तक, हालांकि आधिकारिक आंकड़ा कुछ नहीं आया अभी है तक नहीं कि आया। महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा, अंदाज लोग लगा रहे हैं कि 8-9% ज्यादा डाला पुरुषों की तुलना में उन्होंने। तो एनडीए के लोगों का दावा है कि ये महिलाओं का एक मुश्त वोट उनको पड़ा है और इससे उनकी राह आसान हो गई है। अब सवाल ये है, क्या जैसे नीतीश कुमार जो है वो 2005 से बिहार की सत्ता पर काबिज है, हाँ। और 2005 के बाद उन्होंने कदम उठाए महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। वो चाहे उनको आरक्षण देना हो स्थानीय हाँ। निकायों में, चाहे साइकिल देना हो, हाँ। या उनके लिए तमाम सारी योजनाएं हाँ, करना हो, पुलिस में विद्या भर्ती विद्या सर। निधि की हाँ। घोषणा, पुलिस में भर्ती, हाँ। तो उसका फायदा नीतीश कुमार, शराबबंदी, तो शराबबंदी। नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाओं का झुकाव रहा है शुरू से। हम्म। और खास करके जो वर्ग एनडीए के वोटर हैं उनकी महिलाओं का झुकाव विशेष रूप से रहा है, हम्म। जो एनडीए के परंपरागत वोटर हैं। हाँ। और ये मैंने 2015 के चुनाव में देखा, जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हटके लड़ रहे थे, तब भी उन वर्गों की जो महिलाएं थी, जब जो एनडीए के समर्थक वर्ग माने जाते हैं, उनकी वर्गों की महिलाएं तब भी नीतीश कुमार के पक्ष में बोल रही थी। हाँ। तो ये उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। हम्म। तो क्या 10,000 की जो योजना है उससे वो महिलाओं का वोट जो पहले से ही जनता दल यू को मिलता रहा है, एनडीए को मिलता रहा है, वो एकजुट हुआ है, इसमें कुछ बिखराव की संभावना थी, या इसमें और वोट भी जुड़ा है? जैसे जो वर्ग एनडीए के वोटर नहीं है, महागठबंधन के वोटर हैं, हाँ। वो तो घोषित वर्ग है, क्या हाँ। उनकी महिलाओं ने भी आगे बढ़कर नीतीश कुमार को वोट दिया है? हम्म। अगर ऐसा हुआ है तो फिर बंपर वोटिंग का फायदा एनडीए को मिल सकता है। हम्म। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, हाँ। खाली जो महिलाएं वोट देती थी एनडीए को, उन्होंने एनडीए को दिया, और बाकी जो महिलाएं एनडीए को नहीं देती थी वो उन्होंने महागठबंधन को दिया, तो मामला फिर बराबर का रहेगा। और अब दूसरा फैक्टर है, जो तेजस्वी यादव है, महागठबंधन के लोगों का दावा है, वो कहते हैं कि युवाओं ने जो है, हम्म। युवाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट डाला है। और चूंकि युवाओं के बीच में पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बिहार की कानून व्यवस्था का मुद्दा, ये सब मुद्दे बहुत प्रभावशाली थे, क्या? तो इसलिए महागठबंधन का दावा है कि वोट उनके पक्ष में पड़ा है। अब इसमें भी वही प्रश्न उठता है, क्या? क्या जिन वर्गों के वोटर, ये युवा, हाँ, युवा वोट। ऑलरेडी महागठबंधन को वोट देते थे, क्या उनके युवाओं ने वोट दिया? और जो एनडीए के परंपरागत वोटर वर्ग है, क्या उनके युवाओं ने भी वोट दिया महागठबंधन को? हाँ। अगर ऐसा हुआ है तो फिर निश्चित रूप से महागठबंधन को उसका फायदा होगा, हाँ। और उसका फिर नुकसान एनडीए को होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर वही मुकाबले वाली स्थिति रहेगी। हाँ। अब एक तीसरा फैक्टर है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने जब शुरुआत की थी, तो एक पहले तो लोगों ने उनको अनदेखा किया, फिर धीरे धीरे उनका मामला जोर पकड़ने लगा, तो ये परसेप्शन बना, अवधारणा बनी कि प्रशांत किशोर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी, यानी सरकार विरोधी वोटों का बंटवारा करेंगे, हाँ। और इसका फायदा एनडीए को होगा। उसमें खासकर माना जा रहा था कि माइनॉरिटीज का वोट जो है, हाँ। ईबीसी और ये ओबीसी का वोट, और जो सरकार विरोधी रुझान है उसका बंटवारा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, तो खबरें कुछ और आने लगी। खबरें आने लगी कि एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा प्रशांत किशोर उस वोटर को आकर्षित कर रहे हैं जो परंपरागत रूप से एनडीए का वोटर है, लेकिन एनडीए से अब बहुत खुश नहीं है, और वो आरजेडी और महागठबंधन को वोट देना नहीं चाहता, और न देता है, और न देने की सोचता है। तो उसको, जो जिसको आप एंटी लालू वोट कह सकते हैं, हाँ। तो चूंकि एनडीए की बड़ी ताकत एंटी लालू वोट है, यानी लालू यादव के खिलाफ जो पोलराइजेशन हो तमाम अन्य जातियों का, अन्य वर्गों का, वो बीजेपी और एनडीए की ताकत है बिहार में। तो क्या प्रशांत किशोर एंटी लालू वोट का बंटवारा कर पाए हैं? एंटी इनकम्बेंसी वोट का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ वो तो छोड़ दीजिए, हाँ। लेकिन एंटी लालू वोट का अगर बंटवारा किया उन्होंने, तो ये मतलब एनडीए के लिए भी थोड़ा सा ये नुकसान की बात होगी। अगर उन्होंने उन वर्गों का वोट, शहरी वर्गों, शहरी क्षेत्रों में युवाओं का, या इंटेलेक्चुअल क्लास है, बौद्धिक क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो ना बीजेपी से, ना एनडीए से संतुष्ट है, ना महागठबंधन से, और अभी तक एनडीए को वोट देते रहे हैं, उनको अगर प्रशांत किशोर ने अपनी ओर खींचा है, तो ये नुकसान एनडीए का होगा। हाँ। तो इसलिए जो है, और अगर मान लीजिए कुछ महागठबंधन के वोटरों को भी सेंधमारी की है, तो उनका नुकसान होगा। अब सवाल यह है, इसका पूरा विश्लेषण अगर किया जाए कि किस किस वर्ग ने किसको वोट दिया, जो कि किसी सर्वेक्षण से, पोस्ट पोल सर्वे से ही संभव होता है। अभी तक किसी पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े आए नहीं है, और ऐसे भी नहीं आते क्योंकि चुनाव आयोग की रोक है, आप दे नहीं सकते। तो मुझे लगता है
कि दोनों के दावे हैं अपने अपने कि बम्पर वोटिंग है। एनडीए का कहना है कि हमें फायदा हुआ है, महागठबंधन का कहना हमारा एज है, आगे है। हाँ। अब कुछ भी हो सकता है नतीजे अभी जिस तरह के, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ सेकंड फेज में भी इसी तरह की वोटिंग होगी, ऐसे ही बम्पर वोटिंग होगी। ये नहीं सेकंड हुआ कि फेज सेकंड में। फेज एकदम कमजोर हो जाए। हाँ, जो ट्रेंड है वो सेट हो गया है, हाँ। वोटिंग का ट्रेंड बिहार में सेट हो गया है। हाँ सर, एक चीज ये समझना चाहूंगा कि बहुत से लोगों जिनसे बात हो रही है जो बिहार में घूम भी रहे हैं, उनका ये कहना है कि जेडीयू और बीजेपी, इनके वोटर्स के बीच में कुछ टसल दिखाई दे रही है, पूरी तरीके से ट्रांसफर जेडीयू के वोट बीजेपी में हो जाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से चिराग को बहुत नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि पिछली जो अदावत थी 2020 की, वो कभी भी नीतीश जी के समर्थक भूल नहीं सकते कि किस तरीके से नीतीश जी को जेल तक भेजने की बात चिराग कर रहे थे। तो ये सब भी कुछ फर्क पड़ रहा है ग्राउंड पर। देखिए, चिराग ने तो अभी तक चुनाव के 1.5-2 महीने पहले तक जो है नीतीश सरकार पे हमला बोला, जो याद किए, जो वहां मर्डर हुए थे पटना में, हम्म। एक व्यापारी का मर्डर हुआ था, एक हाँ। अस्पताल में घुस के मारा गया था हम्म। एक व्यक्ति को। इस तरह की जब घटनाएं हुई थी, एक बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की गई थी, तो चिराग पासवान ने बड़ा कड़ा बयान दिया था। उन्होंने एक तो ये कहा था बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, हाँ। और यहाँ तक कह दिया था कि मुझे इस बात का अफसोस है, शर्म है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूँ। हाँ। मतलब उन्होंने बहुत खुलेआम नीतीश सरकार की आलोचना की थी। तो ये सब चीजें तो हैं। हाँ। तो नीतीश जी का जो वोटर है जेडीयू का, और जो चिराग पासवान का वोटर है, उसके बीच में एक दूरी तो 2020 से ही बन गई थी, बिल्कुल। और वो दूरी क्या पटी है? अब ये एक प्रश्न है। ज्यादातर लोगों ने कहा है हम्म। कि जमीन पर वो दूरी बनी हुई है। हम्म। भले ही छठ के दिन नीतीश जी और चिराग की भेंट हुई, चिराग पासवान ने नीतीश जी के साथ पैचअप करने की कोशिश हाँ। की, नीतीश जी का आशीर्वाद लिया, इस तरह की बातें आई, लेकिन क्या जमीन पर जदयू के कार्यकर्ताओं और लोजपा के कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच में, समर्थकों के बीच में कोई पुल बना? ये अभी कहना मुश्किल है। क्या। लेकिन ये एक अवधारणा है कि रालोजपा, जो इनकी एलजेपीआर है, जो पार्टी चिराग पासवान की, और जेडीयू, इनके बीच में वोटरों का ट्रांसफर होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि हाँ। ये। और अगर जहां एलजीपी के कैंडिडेट है और वहां आरजेडी का कैंडिडेट है, शायद वहां क्या। जेडीयू के वोटों का एक बड़ा हिस्सा आरजेडी को जा सकता है, क्या। ऐसा बिहार से लोग बता रहे हैं। क्या। वो एक है। दूसरा, बीजेपी और जेडीयू के बीच में वोटर्स का ट्रांसफर तो होने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन दो चीजें हैं जिससे थोड़ा सा असमंजस है। एक तो जिस तरह बीजेपी ने नीतीश कुमार को कैंडिडेट, उम्मीदवार हाँ। मुख्यमंत्री पद का घोषित नहीं किया। हाँ। बार बार ये जरूर कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जब भी बीजेपी के बड़े नेताओं से, खासकर अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी, इनसे सवाल हुआ तो उनका एक कहना था चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। हाँ। और अमित शाह जी ने तो बिल्कुल अभी चुनाव के दौरान ही इस बात की घोषणा अरे की सर, कि अब तो वो ललन ललन सिंह उनके सहयोगी, नीतीश जी के सहयोगी, वो भी बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद। ललन हाँ। सिंह भी वही भाषा बोल गए। तो इससे कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार का वोटर है उसके अंदर असमंजस है हाँ। कि नीतीश जी को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और अगर नहीं बनाएंगे तो फिर बीजेपी को वोट देने से क्या फायदा? हाँ। एक तो ये असमंजस है। दूसरा असमंजस ये है विक्रांत जी, कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक आंतरिक प्रतिस्पर्धा है हाँ। कि कौन नंबर एक आए। हाँ। बीजेपी की कोशिश है 2020 की तरह वो नंबर एक पार्टी बने एनडीए में। हाँ। कोशिश तो है कि पूरे बिहार में विधानसभा में ही सिंगल लार्जेस्ट बने, हाँ। हाँ। लेकिन उसकी, ताकि वो अपने हाथ पे खेल सके। उसका फायदा, अगर सिंगल, मान लीजिए सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी आ गई और एनडीए को बहुमत की स्थिति नहीं है, या हंग असेंबली जैसी स्थिति हो हाँ। जाए, तो राज्यपाल सिंगल लार्जेस्ट के नाते बीजेपी को बुला के शपथ करा सकते हैं। उसके बाद बीजेपी अपना विधायकों को बहुमत का इंतजाम कर सकती है। हाँ। जेडीयू की कोशिश है कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, हाँ। बिल्कुल। और जिससे बीजेपी जूनियर पार्टनर ग्रुप में सामने रहे। तो ये एक अघोषित प्रतिस्पर्धा है। क्या इसका भी नतीजों पर असर पड़ेगा? हाँ। ये भी हमको देखना होगा कि पड़ सकता है नहीं पड़ सकता। तो ये तीसरी एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वहां एक नारा चला बिहार में कि एलजेपी ही बीजेपी है, बीजेपी ही एलजेपी हाँ। है। दूसरा दूसरा नारा चला कि पीली तीर है लालटेन है, लालटेन। लालटेन ही तीर है। अब इन नारों का क्या मतलब, जमीन पर कितना असर किया, भगवान जाने।
मोकामा में कोई भाजपा के कोई मंडल या के वो कोई युवा नेता थे, अध्यक्ष थे, वो तो उनका वीडियो खुलेआम घुमा कि उनको तो आदेश दिया गया ऊपर से कि जेडीयू को नहीं नहीं वोट दिलवाना है। मतलब खतरा सच है कितना झूठ है मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन इस तरह की चीजें सामने हाँ, आई। सामने आई। फिर मोकामा की जो घटना आई उससे जो जंगल राज का नारा था एनडीए का, हाँ, वो भी कमजोर हुआ, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल इन चुनाव के वक्त जिस तरह हुई। तो चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर है। पहला फेज जो है उसमें जो बम्पर वोटिंग हुई है, मुझे लगता है दूसरे फेज में भी वोटिंग तो इसी तरह की होगी। हाँ, जीतने हारने की भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता कौन जीते कौन हाँ, हारेगा, क्योंकि ना तो मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना हाँ, ज्योतिषी हूँ, जो और मैं बिहार गया भी नहीं। मैं हाँ, गया भी नहीं, अगर मैं गया होता तो मैं निश्चित रूप से आपको एक हाँ, तस्वीर खींच सकता था, हाँ, जैसा कि मैंने 2015 में खींची थी और वो लगभग सही निकली थी। हाँ, इस बार चूंकि मैं बिहार गया नहीं, मेरा जो भी फीडबैक है वो हाँ, निर्भर है तमाम सारे मित्रों पर। अब उसमें सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, हाँ, किसी का कुछ कहना है, किसी कुछ कहना है, तो ऐसे में मैं कोई निश्चित बात नहीं कह सकता। लेकिन मैंने वो फैक्टर्स गिना दिए जिन हाँ। फैक्टर्स से बिहार का चुनाव प्रभावित हो रहा है। क्योंकि सर ये नीतीश और बीजेपी वाला मैं इसलिए थोड़ा दोबारा एक बार और, क्योंकि नीतीश के जो वोटर हैं सर, उनकी तो केवल एक ही इच्छा है ना कि नीतीश कुमार सीएम बने। और उनको कोई दिक्कत नहीं है सर, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ बने। और लालू प्रसाद यादव और आरजेडी तो नीतीश जी वैचारिक रूप से तो दोनों एक ही रास्ते पे चलने वाले। एक ही स्कूल के हैं। हाँ, एक ही हाँ, सोचते हैं। तो उनको तो, और उनके मन में बहुत शंकाएं दिखाई दे रही हैं, जो लोग घूम रहे हैं वो ये उनका ये कहना है। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने काशीराम जी से एक बार सवाल किया था उत्तर प्रदेश को लेकर के, जी। जब वो दूसरी या तीसरी बार बीजेपी के साथ सरकार बनी। पहली बार तो बनी 1995 में, फिर 1997 में 6 6 महीने की सरकार बनी, उसके बाद फिर 2003 में बनी। तो मैंने काशीराम जी से पूछा, मेरा उनसे बहुत मिलना होता था। हम्म। मैंने कहा सर ये बताइए कि आपकी पार्टी कभी कांग्रेस से गठबंधन करती है, कभी समाजवादी पार्टी से करती है, कभी बीजेपी से करती है, हाँ, लेकिन आपको वोट बैंक जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है, उस पर असर नहीं पड़ता। हाँ, तो उन्होंने बड़ी बेहतरीन बात कही। उन्होंने कहा देखिए आप लोग हैं सवर्ण समाज के लोग, हाँ, आप लोग चीजों का आकलन अपने समाज का जो वैल्यू सिस्टम है हाँ, उससे करते हैं। हाँ, क्योंकि आपका समाज सत्ताधारी समाज रहा है, हाँ, सत्ता हाथ में रही, आर्थिक सत्ता, भरा पेट वाला समाज है। हाँ, तो आपके यहाँ जो है नैतिकता, बात दे दी जबान दे दी, ये सब चीजें चलती हैं, ये आपका वैल्यू सिस्टम है। बोले हमारा जो वोटर है, हमारा जो समाज है, वो वंचित तबका है, वो वंचित। सत्ता से वंचित है, वो आर्थिक सत्ता से वंचित है, राजनीतिक सत्ता से वंचित है, वो भूखा इंसान है, हाँ, उसका पेट भी भूखा है और उसकी आकांक्षाएं भी भूखी हैं। हाँ, तो उसका पेट जहां से भी भरे, हाँ, उसकी आकांक्षाएं जहां से पूरी हो, वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। वो बीजेपी के साथ जाके पूरी हो, कांग्रेस के साथ जाके पूरी हो, समाजवादी पार्टी के साथ जाके पूरी हो, उसको इससे मतलब है। हाँ, उसको इससे मतलब नहीं कि आपने अगर समाजवादी पार्टी से अलायंस किया तो बीजेपी के साथ क्यों गए आप, या हाँ, कांग्रेस के साथ क्यों गए। बोले इससे मतलब नहीं, उसको अपना पेट बोले, जैसे भूखा आदमी होता है, हाँ, वो ये नहीं देखता ये रोटी किस घर से मिल रही है उसको, हाँ, ब्राह्मण के घर से मिल रही है, ठाकुर के घर से मिल रही है, कि किसी दलित के घर से, या यादव या ओबीसी के घर से मिल रही है। हाँ, तो हमारा जो वंचित समाज है उसको रोटी चाहिए, हाँ, वो सत्ता की रोटी चाहिए उसको। तो इसलिए हमारे उस पर फर्क नहीं पड़ा, ये हमारा मनोविज्ञान है। बहुत अच्छी बात। हाँ, नीतीश कुमार का जो जनाधार है आमतौर पर हाँ, उसमें ईबीसी है। हाँ, अब उनकी जाति को छोड़ दीजिए, कुर्मियों को, वो थोड़ा लैंड ओनर्स हैं, हाँ, लेकिन ज्यादातर तो ईबीसी है ना। हाँ, वो छोटे छोटे, जिनके पास बहुत कम जमीन होगी हाँ, या नहीं होगी, तो अपना कुछ कारीगरी कर रहे हैं, बढ़ई, लोहार, हाँ, नाई, ये सब जो जातियां हैं, वो उनका वोटर है जिसको उन्होंने एम्पावर्ड किया है। हाँ, और उसमें पसमानदा मुसलमान भी हैं हाँ, जो एम्पावर्ड बाय नीतीश कुमार है। हाँ, तो उसको सत्ता का संरक्षण चाहिए। हाँ, वो सत्ता का संरक्षण बीजेपी के साथ जाके मिले या आरजेडी के साथ जाके मिले, हाँ, लेकिन नीतीश कुमार उसको सत्ता का संरक्षण देते रहे, तो हाँ, उसको नीतीश कुमार पर भरोसा है, इसलिए वो वोट इधर से उधर नहीं होता। हाँ, जब वो 2015 में आरजेडी के साथ में लड़ते हैं तो हाँ, भी स्वीप करता है महागठबंधन। जब 2020 में वो बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो हाँ, बीजेपी, वो एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है। हाँ, तो इसलिए यही जो मनोविज्ञान जो मुझे काशीराम जी ने समझाया था, वही मनोविज्ञान नीतीश कुमार जी के उस वंचित वर्ग के वोटर पर लागू होता है, जिसको एम्पावर किया है नीतीश कुमार ने। हाँ। सर देखिए, बीजेपी की भी बहुत बड़ी टीस है कि बिहार में वो
अपने अपना सीएम नहीं बना पाई। इच्छा तो है ही, राजनीतिक दल की इच्छा होनी भी चाहिए कि आप अपना सीएम बनाएं। लेकिन क्या लगता है सर कि इस बार थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई? क्योंकि चुनाव एक महीने पहले तक अगर हम बात करें तो बीजेपी की कोशिश साफ दिखाई दे रही थी कि इस बार उसे अपना सीएम बनाना है, रणनीति भी उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे अब पहला फेज और सब सामने आया, तो अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नीतीश जी के कंधे पर ही चढ़कर चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। तो बीजेपी से एक रणनीतिक भूल हुई नीतीश जी को लेकर, ये कंफ्यूजन फैलाने में उनके अपने बयानों से। नहीं, रणनीतिक भूल भी आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी की मजबूरी है। हम्म। देखिए 2005 और 2010 में तो बीजेपी ने को मालूम था कि हम अपना सीएम नहीं बना सकते, हाँ। और नीतीश जी को उन्होंने आगे किया। हाँ। उनको ये था कि धीरे धीरे वो अपना प्रभाव बढ़ाएगी, सत्ता में हाँ। जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बीएसपी का वोट अपने साथ कर लिया, हाँ। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला को निपटा हाँ। दिया, उनका वो कर लिया है। इसी तरह अन्य राज्यों में जहां उन्होंने गठबंधन किया, शिवसेना का वोट ले लिया हाँ। महाराष्ट्र में। तो उनको था कि बिहार में भी हम इसको इस प्रयोग को दोहरा लेंगे धीरे धीरे। हम्म। अभी चलो नीतीश जी के कंधे पर बैठकर। हाँ। लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक हाँ। बीजेपी ने देश के अधिकतर राज्यों में अपनी सरकार बना ली। हाँ। कर्नाटक तो बनाई सरकार हाँ। 2 बार, लेकिन बिहार में अपनी सरकार नहीं बना सकी। हाँ। जहां आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई तब भी नहीं बना सकी। हाँ सर, आप पानी पी लीजिए। और हाँ। नहीं, कोई बात नहीं, वो भी नहीं बना सकी। और लगातार बीजेपी अभी भी पूरे बिहार की पार्टी नहीं बन सकी। नहीं बन सकी। 2015 में उन्होंने कोशिश की। हम्म। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हाँ। 283 सीटें आई लोकसभा में, और बिहार में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसकी 33-34 सीटें उनकी आई थी। तो बीजेपी को लगा कि अब जब बिहार में उनकी, जब लालू जी अलग लड़े, नीतीश जी अलग लड़े, जेडीयू अलग लड़ा, आरजेडी अलग लड़ा, कांग्रेस आरजेडी मिलकर लड़े, और उसके बावजूद लोकसभा में बीजेपी ने करीब 34-35 सीटें जीती। हम्म। पासवान जी साथ थे बीजेपी के, उपेंद्र कुशवाहा साथ थे एनडीए में। तो उसको लगा कि अब समय आ गया, अब हमको अपनी सरकार बिहार में बनानी है। हम्म। और 2015 का चुनाव बीजेपी ने पूरे अपने दमखम से लड़ा। हम्म। पासवान, रामविलास पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी उनके साथ थे। और वो जब याद करिए, जब जब लालू जी और नीतीश जी एक साथ थे, हाँ। पूरे दमखम से बीजेपी ने लड़ा। और लग रहा था, यहाँ तो दिल्ली में बैठ के भविष्यवाणी लोग कर रहे थे, बीजेपी सरकार बन जाएगी, एनडीए सरकार बन हाँ। जाएगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। उस वक्त मैं गया था, मैं घूम के आया था, हाँ। और मैंने दिल्ली में आके कहा था, हर चैनल पे कहा था कि 150 से ज्यादा सीटें आएंगी महागठबंधन की। हाँ। और वही हुआ, 178 सीटें आई। और बिल्कुल। बीजेपी 53 सीट पे सिमट गई थी। हाँ। तो वो बीजेपी को एहसास हो गया अपनी जमीन का। उसके बाद उन्होंने भी 2017 का ऑपरेशन किया, और नीतीश कुमार जी हाँ। फिर बीजेपी के साथ गए। अगर नहीं जाते 2019 में, बीजेपी की हालत बिहार में और खराब हो जाती लोकसभा चुनाव में। लेकिन लोकसभा में फिर 38 सीटें जीती एनडीए ने। हाँ। 2020 में उनकी फिर सरकार बनी, हालांकि बड़ा कांटे का संघर्ष हुआ था तब भी। अब 2022 में फिर नीतीश जी चले गए इधर, तो हाँ। बीजेपी को खतरा महसूस हुआ। आप कल्पना कीजिए, अगर नीतीश जी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन छोड़कर नहीं जाते, तो हाँ। आज बीजेपी की सरकार नहीं होती केंद्र में। हाँ। अगर बिल्कुल। 20 सीटें ही बीजेपी की कम हो जाती, 240 से 220 रह हाँ। जाती, तो सरकार बनाना संभव नहीं था बीजेपी के लिए हाँ। केंद्र में तब। और नीतीश जी अगर इधर आ रहे थे, तो वो हाँ। 20 सीटें आराम से, 20 से ज्यादा ही कम होती। हाँ। क्योंकि कम से कम 20 सीटों का असर बिहार में पड़ता, और 10-15, 10-12 सीटों का असर तो उत्तर प्रदेश में पड़ता। हाँ। तो आप सोचिए, अगर 25-30 सीटें कम रह जाती, तो कहाँ सरकार बनती। हाँ। तो ये बीजेपी को नीतीश जी का महत्व मालूम है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ऐसे बांट हैं कि जिस तराजू के जिस पलड़े में वो बैठेंगे, रखा जाएगा, वो वो पलड़ा भारी। भारी हो जाएगा। ये बात है। लेकिन इस बार कुछ चीजें बड़ी बदली हुई से हैं कि एक तो जेडीयू और बीजेपी के वोटर में जो कंफ्यूजन की बात हम लोग कर रहे हैं, चूंकि डिक्लेयर नहीं किया गया। बीजेपी चाह रही है कि उसका मुख्यमंत्री बने 2025 के बाद 25 में। लेकिन बने कैसे? ना तो कोई उनके पास चेहरा है। अब वो सम्राट चौधरी पर अगर दांव लगाएंगे, तो बीजेपी का जो वोटर है वही उसको स्वीकार हाँ। नहीं करेगा कि बिल्कुल। सम्राट चौधरी तो घाट घाट का पानी पी के आगे यहाँ है। हाँ। और फिर सम्राट चौधरी की तमाम आरोपों के घेरे में है वो, जो प्रशांत किशोर ने लगाए। अब बीजेपी का अपना वोटर अपने किसी नेता को चाहेगा ना, कि बाहर से आए हुए नेता को। और आप अपना मुख्यमंत्री का बनाने की आप कोशिश करते हैं, तो क्या जनता दल यू का वोटर स्वीकार कर लेगा? क्या नीतीश कुमार स्वीकार कर लेंगे उसको?
ये सब प्रश्न है। इसलिए बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को डिक्लेयर न करना भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि अपने वोटरों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम नीतीश जी को नहीं ढोएंगे, हम अपना बनाएंगे। हाँ, लेकिन साथ छोड़ना न छोड़ना भी मजबूरी है, साथ में हाँ, रखना भी मजबूरी है कि नीतीश जी रहेंगे तो शायद इसी बहाने एनडीए को बहुमत मिल जाए। हाँ, तो कहते हैं ना, गुड़ भरा हंसिया न उगला जाए न निकला जाए। हाँ, तो वो स्थिति है बिहार में, क्योंकि बीजेपी के पास ना तो कोई अपना नेता, संगठन जरूर है उसका, हाँ, आरएसएस का संगठन बीजेपी का है, सत्ता का तंत्र भी उनके साथ है केंद्र से लेकर राज्य तक, हाँ, लेकिन कोई चेहरा नहीं, कोई नेता नहीं है। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जो जनाधार नीतीश कुमार जी ने अपने लिए तैयार किया है, हम्म, वो नीतीश कुमार का जनाधार है, वो बीजेपी का जनाधार नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए जब नीतीश जी बदलते हैं पाला, तो वो बदल देता है साथ में। अगर हाँ, वो बीजेपी का जनाधार होता तो नीतीश जी इधर जाते लालू जी के साथ, वो इधर ही बना रहता। हाँ, लेकिन दो दो बार ऐसा हुआ, वो नीतीश जी के साथ गया। ये हाँ, बात बीजेपी को समझ में आ गई है। तो अब रणनीतिक भूल ये है कि वो क्या करें, घोषित करें तो उनका अपना कैडर नाराज कि हम कब तक नीतीश जी के लिए वोट हाँ, मांगेंगे, न वो नहीं घोषित करते हैं तो ये समस्या है। तो ये दुविधा और असमंजस जो है वो वही कहानी है प्रताप सिंह कैरो वाली, जो बड़ी मशहूर है, हाँ, कि वो कार से जा रहे थे और आगे से खरगोश जो आया और वो कुचल गया, तो हाँ, उन्होंने पीए से पूछा कि भाई क्यों कुचल गए, कुचल गया तो उसने साहब गाड़ी तेज थी, बोले नहीं होता है, नहीं कर पाए, आगे जाएंगे पीछे आगे जाएंगे। जाएंगे। तो उस स्थिति में है बीजेपी अब। लेकिन चुनाव देखिए क्या होता है, चुनाव में हाँ क्या नतीजे आते हैं। सर, एक बस अंतिम सवाल कि अगर बिहार चुनाव का नतीजा एकदम क्लियर नहीं आया तो क्या गठबंधनों के स्वरूप में किसी तरह के बदलाव की संभावनाएं भी देखते हैं? जब बदलाव की बात हो रही तो हर तरह के बदलाव की बात है उसमें। हाँ, उसमें मतलब या तो सत्ता का बदलाव है तो महागठबंधन को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाए तो सत्ता का हाँ, बदलाव हो जाएगा, हाँ, या एनडीए को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाए, नीतीश जी की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट हो हाँ, और बीजेपी उनके अधीनता में काम करने के लिए तैयार रहे तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अगर जैसा कि आप कह रहे हैं, मान लीजिए हाँ, खिचड़ी पकी हाँ, और उस खिचड़ी में नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने पर कोई शक है, सुबह एनडीए की तरफ से पैदा हुई, तो उनके लिए क्या दिक्कत है? हाँ, वो तो दो बार इधर से तो हो चुके, तीसरी बार सही। हाँ, मैं तो यूपी में देख चुका हूँ ना, मायावती जी ने तीन तीन बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, हाँ, और हर बार अलग होते ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते थे, उसके बाद चुनाव बाद फिर मिल जाते थे। है ना, हाँ, 1995, 1997 हाँ, और 2002 में। हाँ, तो नीतीश जी भी, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति हो जाए कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट हो जाए हाँ, और बीजेपी का है हमारा अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे हाँ, और एनडीए को बहुमत है, हाँ, और इधर से आरजेडी ऑफर देते नीतीश कुमार को कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री बनाए हाँ, रखेंगे, तो नीतीश जी नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, कोई गारंटी नहीं है सर। है? हाँ, अगर ऐसी स्थिति हो जाए, या ये सब काल्पनिक स्थितियां हैं। हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल। नतीजा क्या है, हाँ, या जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए हाँ, और बीजेपी की सीटें इतनी कम हो जाए कि मेजोरिटी से दूर रह जाए हाँ, और असेंबली हांग जैसी हो, हम्म, तो फिर नीतीश जी को क्या दिक्कत है आरजेडी से बातचीत चैप्टर खोल के और हाँ, अपनी सरकार मिलके बनाए और बीजेपी किनारे हो। हाँ, हालांकि इतना आसानी से बीजेपी होने देगी ये भी संभव नहीं है, क्योंकि केंद्र की सरकार उनके हाथ में है, हाँ, राज्यपाल उनके हाथ में सब। लेकिन अगर सिंगल लार्जेस्ट आरजेडी या जेडीयू हो गया, हाँ, तो अगर गठबंधन नहीं मिला तो फिर सिंगल लार्जेस्ट होने पर फिर बुलाना राज्यपाल को, हालांकि की परंपरा ही है ये। तो अगर आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट है तो उसको बुलाइए, जेडीयू सिंगल, अगर बहुमत हाँ, नहीं मिलता है किसी गठबंधन को तो हाँ, बहुमत मिल जाता है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई हाँ, फिर इसकी जगह, क्योंकि दोनों पोस्ट पोल अलायंसेज हैं। हाँ, महागठबंधन भी पोस्ट पोल है, एनडीए भी पोस्ट पोल है। बिल्कुल। अगर दोनों को में से किसी को बहुमत मिलता है तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, लेकिन बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में और बीजेपी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न होने की स्थिति में हाँ, कुछ भी हो सकता है। या बीजेपी सिंगल लार्ज पार्टी है और बहुमत नहीं है और आगे असेंबली है तो नीतीश जी उधर चल रहे, या हाँ, बीजेपी, तो बहुत कुछ चीजें हैं। और अगर सब कुछ ठीक है, सामान्य है, तो जैसा है वैसा चलेगा। हाँ, अगर बिल्कुल सर। दोनों में से किसी को बहुमत मिल गया, किसी के अलायंस को, हाँ, मतलब राजनीति में संभावनाएं, और मौजूदा राजनीति में तो संभावनाएं, संभावनाओं का खेल। और मौजूदा क्या, आप ये कल्पना कीजिए, जनता पार्टी किसके खिलाफ बनी थी? हाँ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ। चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह किसके समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे? इंदिरा हाँ, गांधी के। ये तो उस समय की बात है, हम आज के नेताओं को दोष देते हैं कि आपके हाँ, नेता बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं, इधर से उधर। हाँ, क्या हुआ था वो 1980 में? हाँ, यही तो हुआ था ना। फिर बिल्कुल। इंदिरा गांधी ने जेल में डाला था हाँ, चौधरी साहब को और सारे राजनारायण जी को, हाँ, इनको सबको,
हाँ, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने वो बने इंदिरा गांधी के समर्थन से, और हाँ, 16 से 17 से 19 दिन बाद जो है सरकार भी गिर गई, फिर वो चुनाव हुए। तो तब से चल रहा है ये हाँ। कोई कोई नई बात है क्या? उसके बाद बिल्कुल फिर सही बात बोली। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात बोली सर। और बिहार में तो राजनीतिक संभावनाएं और ज्यादा और आसानी से हो जाती है। खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार विक्रांत भाई।